अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हमारी वीडियो का टॉपिक सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एमिल दुर्खेम है। इसकी आपके सामने आउटलाइन शो हो रही है। जो जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस होनी है पहले हम वो चीज़ देख लेंगे, ठीक है। एट द एंड मैं आपको ये भी बता दूंगी कि पेपर में ये किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो चीज़ें डिस्कस करोगे, थोड़ा सा हम देखेंगे इस सोशियोलॉजिस्ट का, एमिल दुर्खिम का जो आपके पास बैकग्राउंड है हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी जो की कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी की फील्ड के अंदर रह चुकी हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड आउटलाइन आपके पास होगी, क्योंकि दुर्खिम की डिफरेंट स्टोरीज हैं, डिफरेंट थीरीज हैं। थीरी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, थीरी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड फंक्शन, थीरी ऑफ सुसाइड, ठीक है। हम हर थ्योरी को जो है उसके अंदर जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस उस थ्योरी की देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, और फिर हम उसके बाद सोसाइटी और इंडिविजुअल के ऊपर उसके क्या इफेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसी तरह हम सोशल ऑर्डर एंड फंक्शन की थ्योरी को डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ सुसाइड और थ्योरी ऑफ रिलीजन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरीज हैं दुर्खिम की, ठीक है। इनको जो है वो डिटेल के अंदर हम इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। बाकी ये जो आप नीचे देखेंगे क्रिटिसिज्म भी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट। ये सारी चीज़ें एक क्वेश्चन के लिए नेसेसरी हैं। आपने जो क्वेश्चन लिखना है उसके लिए ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होना चाहिए और आपको ये पेपर में हेडिंग्स लिखना होंगी। एट दी एंड कंक्लूजन डिस्कस कर लेंगे। और ये आपके पास नोट्स हैं, नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लिंक एज यूजुअल लॉक्ड होगा, आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी एट दी एंड, या फिर सेंटर में मैं कहीं भी आपको वर्बली जो है वो इसका पासवर्ड बता दूंगी और उस पासवर्ड को लगा के आपके सामने ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में खुल के आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम प्रॉपरली अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें एमिल दुर्खिम, ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट था। अगर इसका लाइफ स्पेन हम देखें वो 1858 से 1970 तक है, ठीक है। इसे कहा जाता है कि ये सोशियोलॉजी की फाउंडिंग फिगर्स में से एक माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा इस फील्ड के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस इसकी जो है वो देखी गई हैं। क्योंकि दुर्खिम एक ऐसे दौर के अंदर रह रहा था जहाँ पर बहुत सारी जो है वो सोसाइटल चेंजेस आ रही थी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्टार्टअप हुआ था और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। ये सब चीज़ें पीक की तरफ जा रही थी, स्टार्ट हुई, और फिर जब उनका इफ़ेक्ट आया तो ये जो सोशल और पॉलिटिकल चेंजिंग्स जो है वो दुर्खिम की अपनी लाइफ स्पेन के दरमियान आए, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए, बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए। अब जब वो बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हुए तो इन चीज़ों को पकड़ के उसने कोशिश की कि वो इसके ऊपर स्टडी कर सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सी की कंट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी के अंदर जो है वो इस सोशियोलॉजिस्ट ने की है। सबसे पहली जो थी उसने डिफरेंट थीरीज दी और उन थीरीज को उसने एक सोसाइटी के डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को इन डिटेल स्टडी करने की कोशिश की और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ठीक है। जिसके ऊपर थीरी आपकी सोशल इंटीग्रेशन की थीरी आ जाती है, सुसाइड की थीरी आ जाती है, रिलीजियन की थीरी आ जाती है और डिवियंस की जो है वो आपके पास थीरी आ जाती है। इन शॉर्ट, इंट्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें आपने डिस्कस की, सबसे पहले आपने बैकग्राउंड देखा। आप जिस सोशियोलॉजिस्ट की सोशियोलॉजिकल थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले उस सोशियोलॉजिस्ट का बैकग्राउंड थोड़ा सा हमने डिस्कस किया और फिर हमने देखा कि सोशियोलॉजी जो हमारा मेन फोकस है उसके अंदर इस सोशियोलॉजिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसे कौन कौन सी थ्योरी जो है वो पेश की। ये थी फर्स्ट आउटलाइन। आई होप सो कि ये जो है पॉइंट आपका क्लियर होगा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं दुर्खिम्स थ्योरी ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। सबसे पहले सोशल इंटीग्रेशन होती है आपके पास, इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी है। अब सोसाइटी किस चीज़ से मिलके बनती है, डिफरेंट इंडिविजुअल से मिलके बनती है, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल किस हद तक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और किस तरह एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन क्या है, किस तरह से ये इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको आप सोशल इंटीग्रेशन कह रहे हो, ठीक है। अब जो
अकॉर्डिंग टू दुर्खिम ये समझते थे कि आपकी जो सोशल इंटीग्रेशन है वो सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी, सॉलिडेरिटी और जो पूरे माशरे के जितने लोग हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन दोबारा से बता रही हूँ, सोशल इंटीग्रेशन है क्या, आपके पास किस डिग्री के साथ लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, अपनी डिग्री मतलब किस हद तक लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कनेक्शन आप किसी भी सोसाइटी के लिए, उसकी सोशल स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसान अकेला कोई एक बंदा कहे कि वो एक माशरे को चला सकता है, तो दिस इज़ इम्पॉसिबल इन एनी एक्सटेंट, इन एनी साइड, ये एक आपके लिए इम्पॉसिबल है। दूसरी साइड पर आपकी टाइप्स हैं। हमने सोशल इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को कर लिया क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हमने देखनी है कि ये जो सोशल इंटीग्रेशन जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे माशरे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स आपके पास कौन कौन सी है? दो टाइप हैं, एक आपके पास है मैकेनिकल और दूसरी आपके पास है ऑर्गेनिक, ठीक है। इसको हम डिस्कस करते हैं, मैकेनिकल और ऑर्गेनिक को। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी आपके पास ये है, फॉर एग्जांपल ये एक सोसाइटी आप कंसीडर कर लें, अपने परदादा की एज का आप ले लें, वो ड्यूरेशन ले लें, और ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो, ठीक है। और कुछ ज़ात पात के आप ले लें, एग्जांपल ले लें ज़ात की, ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर ज़ात को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि हर जो काम है वो ज़ात के मुताबिक हो, ठीक है। तो अब सब ही वो उस एक बिलीफ को बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी उस ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर पाई जाएगी जहाँ पर लोग जो है वो सेम वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं और उनकी सोचने का सेंस जो है या कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो सेम है। Mechanical solidarity, in a very simple wording, exists in traditional societies where people believe on same beliefs, where people have same similar beliefs, values, or you can say social roles. और एंड फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है कि हमारे पास एक टाइप होगी मैकेनिकल जो कि आपके ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ के अंदर पाई जाती है। दूसरी आपके पास है ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी। ऑर्गेनिक सॉलिडेटरी अब आपके पास आ गई मॉडर्न सोसाइटी के अंदर जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। इसके मुताबिक हर एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और हर एक के डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं और इसलिए माशरे में चाहिए कि सबको एक दूसरे के साथ मिलके, अब एक डॉक्टर है तो दूसरा इंजीनियर है, डॉक्टर की अपनी सर्विसेज होंगी सोसाइटी को प्रोवाइड करने की, इंजीनियर की अपनी सर्विसेज होंगी जो सोसाइटी को वो प्रोवाइड करेंगे और एज अ रिजल्ट आपकी सोसाइटी मिलकर इन डिफरेंट प्रोफेशन से मिलकर ग्रो करेगी। क्या क्या चीज़ें आपने डिस्कस कर ली अभी तक? सोशल इंटीग्रेशन होती क्या है और सोशल इंटीग्रेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, और फिर हमने उसकी जो दो टाइप्स थी मैकेनिकल और ऑर्गेनिक वो हमने डिस्कस की। इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें, आपका ओवरऑल जो सोसाइटी है उसको जोड़ के रखता है। लोग एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो जाते हैं, इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सब अपने अपने हिस्से का डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि आप अपने अपने हिस्से का काम करते हो, ठीक है। और फिर जब आप हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम करता है तो फिर वो एज ए होल अगर आप देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड फंक्शन, दुर्खिम थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले है कि सोशल फैक्ट आपके पास क्या है। अब सोशल फैक्ट्स बेसिकली आपके पास है कि आपकी जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं शेप देती हैं। अब एक्सटर्नल फोर्सेस, अब आपके पास एक्सटर्नल फैक्ट्स और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या आपके पास हो जाती हैं, जैसे आपके सोशल नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये आप जो कलेक्टिव आपका सेम बिलीव होता है जिस जो आपके कहीं ना कहीं बिहेवियर को शेप देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एग्जांपल दी कास्ट की,
तो डिफरेंट कास्ट जो है वो अपना उनका बिहेवियर शेप होता है अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट, कि उन्होंने अगर कोई अपना डिसीजन लेना है तो वो विद इन देयर कास्ट सिस्टम लेंगे। तो ये आपका इस तरह से डिफरेंट एक्सपेक्ट्स या डिफरेंट सोशल नॉर्म्स आपके बिहेवियर को इस तरह से शेप करती हैं। अब अगर हम देखें कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज और एंड इट्स इन्फ्लुएंस, अगर हम देखें तो ज़ाहिर है ये शेयर बिलीव्स जो हैं ये आपका ओवरऑल एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। एक ग्रुप है उसके एक कास्ट है, दूसरा ग्रुप है वो डिफरेंट बिलीव्स हैं, तो दोनों के अपने राइट और रॉन्ग को समझने का तरीका डिफरेंट होगा और सबका बिलीव जो है वो डिफरेंट होगा। अब अगर हम देखें तो सोशल ऑर्डर किस तरह से क्रिएट होता है, इस ग्रुप का एक बिलीव है और इस ग्रुप का एक बिलीव है। आप एग्जांपल ले लें, अब ये जो ग्रुप है अपने बिलीव के मुताबिक जब काम करेगा तो इसके अंदर जितने लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे उस सेम वैल्यू को। तो इस तरह से एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है आपके एक ग्रुप के अंदर। तो इस तरह से ऑर्डरली सोसाइटी जब बनती है तो वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी आपके सामने आती है। नेक्स्ट अगर हम देखें थ्योरी ऑफ सुसाइड, सुसाइड को ना दुर्किम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो वो ना इसको एक सोशल एक्ट लेता है कि अगर हम कहें कि एक बंदा है जिसने सुसाइड की है वो अपनी सिर्फ साइकोलॉजी की वजह से की है तो ये गलत बात है। वो कहते हैं बहुत सारी ऐसी सोशल फोर्सेस हैं, सोशल फोर्सेस आपने क्या डिस्कस की है पीछे, जो आपकी वैल्यूज हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, जो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं शेप देती हैं। तो वो कहते हैं कि सुसाइड जो है वो आपके पास एक साइकोलॉजी इंडिविजुअल उस बंदे का अपना जहन नहीं है कि वो अपने जहन के मुताबिक उसको जो चीजें मजबूर करती हैं, दीज आर सोशल एक्ट्स, दीज आर सोशल फोर्सेस। सोशल फोर्सेस उसको जो है वो इस काम सुसाइड करने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, अब उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड्स को डिस्कस किया है जिसके अंदर इगोइस्टिक है, अल्ट्रुइस्टिक है, एनोमिक है और फिटेलिस्टिक है, फिटेलिस्टिक है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी जो है जो हम पढ़ रहे हैं इनका मतलब क्या है। इगोइस्टिक सुसाइड, जब आप देखो कि कहीं ना कहीं आप सोसाइटी से डिस्कनेक्टेड होते हो, ये इगोइस्टिक सोसाइटी आमतौर पर उन हालात में आती है कि एक ऐसा बंदा जो देख रहा है कि उसके समाजी ताल्लुकात जितने हैं वो बहुत कमज़ोर हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करता है फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी के साथ कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड नहीं रहता, अपने आप को अलग महसूस करता है और वो अलग जो रहने का एहसास है उसको कहीं ना कहीं मजबूर कर देते हैं सुसाइड के ऊपर, और उस सुसाइड को कहा जाता है इगोइस्टिक सुसाइड। दूसरी आपके पास कौन सी आ जाती है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि आप बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस करते हो फॉर कि आप ज़्यादा का प्रेशर ले लो, जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल इंटीग्रेशन हो और बहुत हद तक आप दूसरों के लिए सर्व कर रहे हो और आप कहीं न कहीं अपने आप को भूल रहे हो वो, और फिर उसमें आगे आप कहो कि नहीं मुझे लगता है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा और लोगों को फ़ायदा होगा, तो ये साइकोलॉजी शेप होते-होते सुसाइड की तरफ उसको लेके जाती है और वो कहीं न कहीं अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड अटेम्प्ट कर देता है। थर्ड वन इज एनोमिक सुसाइड। इसमें क्या होता है कि जब आप कहीं ना कहीं देखते हो कि आपका सोशल इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, और एक लाइफ स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर आप देखते हो कि वो बिल्कुल ही उसने अपने आप को डिसकनेक्टेड फील किया, इग्नोर्ड फील किया और कहीं न कहीं वो अपनी पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में आया जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला फील करने लगा, जहाँ पे उसके दोस्त, उसके जितने रिश्तेदार या जो भी उसको सपोर्ट कर रहे थे वो कहीं न कहीं उसके पास नहीं रहे। तो वो साइकोलॉजी अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके और फिर इस सिचुएशन में आकर कहीं न कहीं वो सुसाइड अटेम्प्ट करे, तो दैट इज़ कॉल्ड एनोमिक सुसाइड। फेटेलिस्टिक सुसाइड आपकी कब आती है, जब आप पर बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद किया जाए, एक बंदा है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म हो रहा है,
वेदर वो कोई अपने मैरिटल जो है वो रिलेशंस में है, या फिर अपने दोस्तों या फैमिली, या फिर कहीं काम कर रहा है कोई उसके ऊपर है और जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन फील करना पड़ रहा है, जुल्म फील कर रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो किसी एक स्टेज पर आकर जहाँ पर उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाए और वो ये सोचे कि उसको अपनी जान लेनी नहीं चाहिए और वो अपनी जान ले ले, तो उसको आप फेटेलिस्टिक सुसाइड कहते हो। अब बात आती है कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुसाइड रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपके पास वो चीज़ आ जाती है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन हमने सबसे पहले चीज़ पढ़ी है कि द डिग्री टू विच इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, तो वो आपके पास सोशल इंटीग्रेशन है। दूसरी आपकी सोशल नॉर्म्स जो आपने खुद से क्रिएट किए हुए हैं, अपने वैल्यूज़, अपने सिस्टम्स, वो इस चीज़ को जो है वो कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। या फिर सोशल चेंजेस, बाज़ औक़ात आपकी सोसाइटी के अंदर एकदम से सोशल चेंजेस आते हैं, तो कुछ लोग उसके मुताबिक अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई दे ट्राई टू अटेम्प्ट सुसाइड। ठीक है, ये जो आपके फैक्टर्स थे जो आपको सुसाइड के डिफरेंट सुसाइड रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या हमने इस के अंदर पढ़ी ये चीज़ें, हमने कॉन्सेप्ट देखा है सुसाइड का, ठीक है, हमने टाइप्स देखी हैं उसकी, और फिर उसके बाद हमने देखी है कौन से फैक्टर्स हैं जो इस सुसाइड रेट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिफ्थ वन है आपके पास थ्योरी ऑफ रिलीजन। वो दुर्किम बिलीव्ड दैट रिलीजन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रिलीजन, आपका मज़हब आपको जो है वो बहुत रोल प्ले करता है। पॉलिटिशियंस मज़हब को यूज़ करते हैं एज अ टूल, ठीक है, क्योंकि मज़हब ही एक ऐसा धर्म के नाम पर आप किसी भी मैस को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी मैस को स्टेट के खिलाफ आप प्रोवोक कर सकते हो एक मज़हब का एलिमेंट लेके, ठीक है। हालांकि मज़हब और एक पॉलिटिकल सिस्टम आपका बिल्कुल डिफरेंट, ये एक अलग डिबेट है, बट मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि ये चीज़ें अलग हैं, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजन। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर रिलीजन को पॉलिटिशियंस बहुत यूज़ करते हैं टू प्रोवोक द मैसेज, ठीक है, आपके पास जो मैसेज हैं उनको प्रोवोक करने के लिए रिलीजन को यूज़ किया जाता है। तो दुर्कम कहता है कि आपका रिलीजन सोसाइटी के अंदर एक सोशल कोहिजन, देखो जैसे पाकिस्तान की बात की जाए तो इस्लाम मज़हब है, तो एक कोहिजन है, सबके सेम बिलीफ हैं, सबके सेम वैल्यूज़ हैं, जो त्यौहार हैं, सबके फेस्टिवल्स वो सबके सेम हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलके उसे सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह डिफरेंट मज़हब लोगों का एक ग्रुप बनाता है और उसमें कोहिजन कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है, और मॉरल वैल्यूज सबकी सेम होती हैं। Durkheim argued that religious rituals and symbols create a collective representation that enforce social integration. जाहिर है जब आपके पास एक ही मजहब है, सेम बिलीव्स हैं, तो आप उसी लिहाज से सोशल इंटीग्रेशन उस माशरे के अंदर ही देखोगे। तो ये उसकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ कंट्रोल। उसके बाद हम देख रहे हैं सिक्स आउटलाइन, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे दुर्कम्स थ्योरी ऑफ डिवियंस। अब डिवियंस क्या है और क्राइम क्या है। डिवियंस भी आप बेसिकली असूल है कोई, उसको वायलेट कर रहे हो। क्राइम ये है कि आप कोई लॉ, जो कंट्री के अंदर लॉ प्रेजेंट है, आप उसको जो है वो ब्रेक कर रहे हो, उस पर आपको सजा मिलती है। और डिवियंस आपकी एक्सटेंड के ऊपर बेस करता है, आपकी जो वायलेंस है उसकी एक्सटेंस के ऊपर जो है वो बेस करता है कि आपको मिलनी है सजा या नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं क्राइम और डिवियंस के दरमियान। डिवियंस आप एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, एक सिंपल सी एग्जाम्पल। आप कहीं जा रहे हो, वहां पे आपने की चोरी, दिस इज क्राइम, अब आपको इसकी सजा मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या फिर आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा एक जो जुर्म है उसकी सजा लिखी गई होगी, ठीक है, या किस हद तक आपको कंसेशन दी जाएगी वो भी लिखी गई होगी। ये आपका क्राइम है। डिवियंस ये है, फॉर एग्जांपल इन इफ यू आर इन पाकिस्तान, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि आप बाएं हाथ से खाना खाना अच्छा नहीं समझा जाता। एंड इफ सपोज यू आप बैठे हो और आप अपने बाएं हाथ से खाना खा रहे हो, तो ये डिवियंस है, कहीं ना कहीं आप नॉर्म की वायलेशन कर रहे हो। अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप को इसके ऊपर सजा दी जाएगी, समझाया जाएगा या नहीं, या कुछ ऐसी सोसाइटी के अंदर आपने काम किया है तो फिर सोसाइटी इसके खिलाफ एक्शन लेती है, और ओवरऑल सोसाइटी
चाहे तो फिर आपको उस माशरे से निकाल सकती है और आप कहीं और आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये डेविएंस है। क्राइम की आपकी सजा आपके लॉ में प्रेजेंट है। अब देखो डिविएंस को इनएविटेबल दुर्खिम कहता है, ठीक है, और वो कहता है कि सोशल फंक्शंस के अंदर इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, प्ले करता है, और कहीं ना कहीं आपकी जो डिविएंस है ना वो चैलेंज कर रहा है इस चीज़ को कि आपके जो सोशल नॉर्म्स इन सिंपलेस्ट वर्डिंग मैंने जो एग्जांपल आपके बाएं हाथ से खाना खाने की बताई है, ये बात यहाँ पर सेम वही हो रही है, बस थोड़ी सी मुश्किल वर्डिंग में। सोशल फंक्शंस ऑफ डिविएंस एंड पनिशमेंट, पनिशमेंट की भी बात हो गई है हमारी। कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंस एंड सोशल कंट्रोल इज रेगुलेट। आप देखिए कि अब कोई डिविएंट बिहेवियर है तो माशरा उस पर खुद एक्ट लेता है, जैसे हो सकता है उसको उस माशरे से निकाल दिया जाए, समझाया जाए, या फिर कहीं ना कहीं डिस्करेज किया जाए उसके इस बिहेवियर को, कि ये डिविएंट बिहेवियर को किस तरह से रेगुलेट या फिर कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये जो है वो थ्योरी ऑफ डिविएंस है। उसके बाद आ जाती है क्रिटिसिज्म, फिर कंक्लूजन, और उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। क्रिटिसिज्म एंड कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस ऑफ डिर्कम्स जो है वो थ्योरी। अब क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या हुई, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म इस बेस पे हुई कि दुर्कम ने जो है वो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि उसने बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें उठाई हैं और उनके बारे में बात करती है, जबकि सोशल जो फिनोमिना है या फिर आपकी सोसाइटी है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कहीं ना कहीं दुर्कम ने इग्नोर कर दिया है। सोसाइटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली चीज़ आपके पास होती है पावर। ठीक है, पावर को उसने डिस्कस ही नहीं किया। आपकी हर चीज़ जो है सोसाइटी के अंदर शेप में आती है ड्यू टू पावर, बेस्ड ऑन पावर, जिसके पास ज़्यादा पावर है। दूसरी चीज़ सोशल इनइक्वालिटीज़ को तो उसने डिस्कस ही नहीं किया। डिवीजन ऑफ लेबर आप बात तो करते हैं, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है आपकी वो डिसाइड करती है कि आपका माशरा किस तरह से बिहेव करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपकी देखेगी कि आपका मुल्क और आपकी स्टेट, आपकी अवाम किस जो है वो डायरेक्शन को जा रही है। ठीक है, अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इनइक्वल है और उसकी वजह से अमीर अमीर से अमीर होते जाएगा और गरीब जो है वो बेचारा फिर गरीब ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक्ट करती है। ये क्रिटिसिज्म हमारी होगी। कंक्लूजन में अगर हम देखें तो कंक्लूजन में क्या चीज़ है, मेजर कंट्रीब्यूशन हमने देखी किस किस में है, हमने ये थीरीज देखी इंटीग्रेशन, सोशल ऑर्डर, सुसाइड, रिलीजन और डिविएंस की। फिर उसके बाद आगे बात आपके पास अप्रोचेस टू दुर्कम्स एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस। हमने सारी जो है वो थ्योरीज के अंदर ही हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट चीज़ें माशरे के अंदर वो डिफरेंटली किस तरह लोगों को एक्ट करती हैं और फिर लोगों इफेक्ट करती हैं, और उसके बाद लोग किस तरह से एक्ट करते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, अब उसके ऊपर डिबेट्स भी अभी तक चल रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, क्रिटिसिज्म्स भी हो रही हैं। बस ये चीज़ें थी जो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी थी। जो चीज़ें थी वो हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन भी देख लिया है, ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट थीरीज भी देख ली हैं और क्रिटिसिज्म भी देख लिया है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही है। ठीक है, तो अगर हो रही है तो किस बेस पे हो रही है। ठीक है, वो पावर और इनइक्वालिटी जो है वो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने इसका कंक्लूजन भी देख लिया। कंक्लूजन के अंदर कोई चीज़ नहीं करनी होती, जो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं उनको आपने पाइल अप करके एक छोटी से पैराग्राफ में लिख देना होता है। ठीक है, आई होप सो आपको सारी पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये चीज़ें थी, मैक्सिमम ये चीज़ें आप पेपर में सारे पॉइंट लिखें, कोशिश करें कोई पॉइंट आपके पास रहे ना। अब आपके पास क्वेश्चन पेपर में पूछा कैसे जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आप जो है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एम एल दुर्कम के ऊपर नोट लिखें, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एम एल दुर्कम के पॉइंट्स जो थे, कॉन्सेप्ट्स, या फिर उसके व्यूज़ जो हैं वो सोसाइटी के ऊपर और रिलीजियन के ऊपर उसके व्यूज़ क्या थे, आप उसके ऊपर लिखें। फिर आप ये चीज़ें लिखोगे जिसके अंदर आप ये दोनों चीज़ें, सबसे पहली चीज़ आप लिखोगे सोशियोलॉजिकल थ्योरी होती क्या है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, थोड़ी सी उसकी टाइप्स को आप बिल्कुल एक एक लाइन में उसकी टाइप्स को डिस्कस करिएगा। उसके बाद आप एम एल दुर्कम के बारे में आपने बताना है बैकग्राउंड, ठीक है, और उसका जो है वो की कॉन्ट्रीब्यूशन सोशियोलॉजी के अंदर क्या थी, ये तीसरी चीज़ आपने लिखनी है। उसके बाद आपने ये थीरीज के ऊपर लिखना है और एंड पर आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। इस तरह से आपका ये प्रॉपर जो है वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा और प्रॉपर पूरे नंबर का इंशाल्लाह आप फिर पेपर करेंगे और आप 6-7 पेजेस का सुकून से लिख सकते हैं। आई होप सो अब आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, ये भी पता चल गया कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हैं।
और नोट्स का जो है वो पासवर्ड आपके पास 890 है। लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में तो 890 है, ये पासवर्ड लगाएं, आपके सामने पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स खुल के आ जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लें। आई होप सो अब कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अब आपका काम है, आपने मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना है, चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपना जो है वो रिव्यूज़ ज़रूर दें, ताकि मुझे भी कोई इनकरेजमेंट हो। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।